हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम प्लस टू क्लास में पढ़ रहे थे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस। क्या पढ़ रहे थे? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस। दो नेचर हमने पढ़े थे। नंबर 1 कौन सा पढ़ा था? वेव नेचर। नंबर 2 कौन सा था? पार्टिकल नेचर। नंबर 2 था पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर से रिलेटेड फिनोमिना हमारे पास क्या क्या थे? एक तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और हमने ये पढ़ा था कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। सेकंड, और कौन कौन सी फिनोमिना है? ऑप्टिक्स में कुछ फिनोमिना होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डाइफ्रैक्शन। ये सभी फिनोमिना क्या दिखाते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है? वेव नेचर। और हमने अभी पढ़ा था क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हमने क्या देखा था कि लाइट किस तरह से आ रही थी? पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे थे, मतलब पार्टिकल्स की तरह। क्या आ रही थी? पार्टिकल्स की तरह। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट क्या दिखाते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो क्या हुआ कि लाइट के दो नेचर हो गए, या रेडिएशन के दो नेचर हो गए। कौन कौन से? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब हम ये देखते हैं कि कोई पार्टिकल है हमारे पास। क्या है? कोई पार्टिकल। तो पार्टिकल का पार्टिकल नेचर तो होता ही है, पार्टिकल का पार्टिकल नेचर तो होता ही है। तो लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। इस डी ब्रोगली ने क्या कहा कि अगर लाइट के दो नेचर हो सकते हैं, वेव और पार्टिकल, तो पार्टिकल के भी दो नेचर होने चाहिए। कौन कौन से? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। द पार्टिकल मस्ट हैव टू नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। क्योंकि नेचर में आपको पता क्या होता है? सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता ही होता है कि अगर एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में भी कर सकते हैं। होता है ना ऐसा। तो इसी तरह से कि अगर रेडिएशन के दो नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल के भी दो नेचर होने चाहिए। कि कौन कौन से? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो इसके बारे में किसने बताया? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि हर एक पार्टिकल के साथ क्या कहा कि कोई भी पार्टिकल जा रहा होता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। एक वेव उसके साथ एसोसिएटेड होती है, उसके साथ जुड़ी होती है। उस वेव को क्या करते हैं? हम पार्टिकल वेव कहते हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा? देयर इज ए वेव एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल। ठीक है कि पार्टिकल अगर कोई मूव कर रहा होता है ना, तो उसके साथ भी एक क्या होती है? वेव एसोसिएटेड होती है। अब देखो, मान लो एटम में होता है, एटम में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है। तो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है ना, तो हम इतने दिन क्या पढ़ते थे कि इस तरह से सीधा जा रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल ही है। लेकिन अब क्या है? इसके दो नेचर हो गए। अगर पार्टिकल नेचर मानेंगे तो सीधा चल रहा है, और अगर वेव नेचर मानेंगे ना, इस तरह से वेव की तरह ये इसके चारों तरफ क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। और इस वेव की वेवलेंथ डी ब्रोगली ने क्या कहा? बताई थी द डी ब्रोगली वेवलेंथ। द डी ब्रोगली
डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल is given by lambda is equal to h by p की जो प्लैंक्स कांस्टेंट है डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मोमेंटम इसका क्या होगा h by मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी h by mv। अब आपको पता है कि अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या होती है mc स्क्वायर, मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। क्या होती है, किसने दी थी इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते थे इसको, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अब देखो यहां से m इंटू सी क्या आ जाएगा h न्यू अपॉन में c। क्या आ जाएगा h न्यू अपॉन में c। अब m इंटू सी ये क्या होगा मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन आप इसको बोल सकते हो। तो फोटोन का मोमेंटम क्या आ गया h न्यू अपॉन c। तो फोटोन की वेवलेंथ क्या आएगी, देखो वेवलेंथ ऑफ फोटोन डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आ जाएगी p है ना, तो p इज इक्वल टू नहीं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होती है h अपॉन p था ना। अब p की वैल्यू रख दो, p की यहां से वैल्यू रखो तो h अपॉन में h न्यू अपॉन c ऊपर चला जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू। एंड दिस इज ट्रू फॉर फोटोन, दिस इज ट्रू फॉर फोटोन। इसका मतलब ये फोटोन के लिए सही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया था ये वेवलेंथ निकालने का, लैम्डा निकालने का, h अपॉन p, ये क्या था सही था। ठीक है, तो अब देखो आगे नेक्स्ट ये तो होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपको समझ में आ गई होगी। जब नहीं आए तो कोई बच्चा मेरे को पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। इसके बाद में देखो क्या है, अब इसने क्या कहा कि कोई हम क्या करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं V वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं V वोल्टेज का, और उसके अंदर क्या करते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी आएगी, उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी आएगी वो निकालनी है अपने को। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको मैं करवा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो अब देखो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं बेटा K से। K इज इक्वल टू क्या होती है हाफ mv स्क्वायर, और हमने एक और निकाली थी eV नॉट। क्या होती थी eV नॉट, मतलब क्या है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू में पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये होती है ना। क्या आ जाएगी eV, क्या आ जाएगी eV। ठीक है,
K इज इक्वल टू ई वी। अब देखो एक और फॉर्मूला क्या होता था कि K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k और P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m k अंडर द रूट 2m k। अब k की जगह ये रखो ev, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ev। अब हमें अगर v, अब इनकी फिर से वैल्यू रखेंगे हम, देखो अंडर 2m ev। p की वैल्यू पता चल गया, अब हम निकालेंगे वेवलेंथ की इस इलेक्ट्रॉन की से, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पार्टिकल मूव करता है, तो इसके साथ एक एसोसिएटेड वेव भी होगी, है ना। तो इस वेव की वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। तो h का आपने पता है, p की वैल्यू रख दो अंडर रूट 2m e v, ठीक है। तो अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू, हमें h की वैल्यू पता है कितनी होती है, 6.625 into 10 की पावर माइनस 34 अंडर रूट m2 into m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.31 into 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, और e पे चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 किलोग्राम इंटू में v। तो जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना है क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन में अंडर रूट v, अंडर रूट v, और यूनिट क्या आएगी, नैनोमीटर। क्या आएगी, नैनोमीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन ए पोटेंशियल डिफरेंस v। कि अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस v में किसी इलेक्ट्रॉन को हम रखते हैं तो उसकी पार्टिकल मूव करेगा तो इसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होगी, उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी 12.27 डिवाइड बाय रूट v। तो एक बार फिर बता रहा हूं, ये कैसे आया है, देखो काइनेटिक एनर्जी k को हम किससे डिनोट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो और हाफ एम वी स्क्वायर हमने एक चीज और पढ़ी थी, k इज इक्वल टू, थोड़े दिन पहले ई वी नॉट होता था, उस टाइम ये था क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम सीधा पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर बाई 2m। तो p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू ev, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2mev, और p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mev। अब हम लैम्डा निकाला, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h बाई p, तो p की वैल्यू रख दो अंडर रूट 2mev अंडर रूट, ठीक है। तो तब फिर क्या करेंगे, h की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू रखेंगे, e की वैल्यू रखेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.27 अपॉन में अंडर रूट v नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम इसकी पोजीशन को और मोमेंटम को, पोजीशन और मोमेंटम
एक साथ हम टाइम पे एक साथ एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। कि मान लो हम एक साथ मेजर करना चाहिए कि मोमेंटम और पोजीशन, तो दोनों को एक साथ में हम मेजर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इनमें क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है मेजरमेंट में। इसी को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप लिखोगे कैसे कि वी कैन नॉट मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल simultaneously. There will be some uncertainty in the measurement of position and momentum of particle. दोनों को अगर इकट्ठा मेजर करते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, अनसर्टेनिटी। और इन दोनों मान लो पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी है, डेल्टा x, और मोमेंटम में डेल्टा p। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, h अपॉन में 2 पाई, और h अपॉन 2 पाई को h कट भी हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा x डेल्टा p मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h कट। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कि जो प्रोडक्ट होता है किस किसका, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, और h अपॉन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन 2 पाई को हम लिख सकते हैं h कट। ठीक है, तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद में आता है डेविडसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। ये हमारे सिलेबस में से कट चुका है, तो हमारा लेसन ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी ऑप्टिक्स कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।